क्या आपको भाव तोरसेकर से मिलना है? क्या आपको विष्णु शंकर जैन से मिलना है? या आप आनंद रंगनाथन से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, 25 से ज्यादा वक्ता होंगे एक ही शहर में। 21 मार्च को मिलते हैं मुंबई में। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर बटन दबा के बेल आइकॉन भी दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। रजिस्ट्रेशन अभी भी खुले हुए हैं दी जयपुर डायलॉग समिट 2026 के लिए। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके आप सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कल भारी रद्दोबदल हो गया, भारी। तो वो भारी रद्दोबदल क्या हुआ, उसमें देखिए गवर्नर बदल गए कई सारी स्टेट्स के, तो उसमें से कुछ तो रूटीन है, लेकिन 2-3 जो है इसमें ये बहुत प्रमुख है रद्दोबदल जो हुए हैं गवर्नर्स के। और साथ में आपने ये भी तो देखा ही है कि नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा का नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया और अब बिहार में एक नया चीफ मिनिस्टर बनेगा जो कि बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से होगा। तो अब इसके लिए लोग बहुत सारे स्पेकुलेशन कर रहे हैं। लोग ये भी स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार की जगह पे किसी ऐसे को बनाया जाएगा जिससे कि जो यूजीसी के विरुद्ध रोष है वो समाप्त हो जाएगा। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि यूजीसी के विरुद्ध जो रोष है वो सॉलिड है, सब्सटेंटिव है, यानी उसका एक ठोस आधार है और उसको प्रतीकों से दूर नहीं कर पाएंगे। कहीं न कहीं खड़े होके कुछ न कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। ये डाइवर्शन वाली जो टैक्टिक्स है ये चल नहीं रही हैं। मैंने बहुत सारे जो लोगों ने अंदरूनी मुझसे पूछा है उनको मैंने सबको बताया है ये चीज़, और उनको बताया है कि भाई सिंबॉलिज्म से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सवर्ण लेजिस्लेटर्स की, चाहे वो विधायक हों और चाहे वो सांसद हों, उनकी कोई कमी है, लेकिन उनमें से कोई भी अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है। जब कोई मुंह खोलता है तो निशिकांत दुबे की तरह खोल देता है, तो इसलिए उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि वो बेचारे चुप है और अंदर ही अंदर पता नहीं वो टॉप लीडरशिप को बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे। लेकिन जो भी होगा वो बिहार की राजनीति का अंग होगा, उससे ये जो यूजीसी वगैरह का मामला है उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मेरा मानना है कि ये जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक एक दिशा उन्होंने निर्धारित की थी, अब उसका जो अंतिम चरण है वो अंतिम चरण ये कि साहब की भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, वो प्राप्त करने वो जा रहे हैं। उसमें ये जो कुर्मी समाज है, कुर्मी कोयरी समाज है, उसको लाइक फॉर लाइक दिया जाएगा, यानी कि सम्राट चौधरी को दिया जाएगा, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो उनके पुत्र है नीतीश कुमार के यानी निशांत, उनको कुछ किया जाएगा। ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। बस एक बात ये पक्की हो गई है कि भाई नीतीश कुमार जी ने 10 बार सत्ता संभाली और 10 बार उन्होंने शपथ ली। सत्ता क्या संभाली, 10 बार उन्होंने शपथ ली। 20 वर्ष से अधिक वो मुख्यमंत्री रहे और अब वो राज्यसभा में जाएंगे। जो तथ्य है वो तो इतना ही बता रहे हैं, और जो अंदर की बात है वो ये बता रही है कि साहब कि सब कुछ पहले से तय हो चुका है। इसलिए हम और आप उसके बारे में कुछ चर्चा ही कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो ये भी तक पता नहीं चला था कि भाई नीतीश कुमार जी जो है वो राज्यसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। ये संकेत जो है ये सारे के सारे आ गए। अब जो दूसरा जो 2 और महत्वपूर्ण इसमें घटनाएं हैं, और 2 महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है। एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब को बिहार के गवर्नरशिप से मुक्त कर दिया गया और उनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, जिनसे कि जयपुर डायलॉग्स के जो श्रोता है, जो दर्शक है और जिन्होंने हमारे इवेंट्स इत्यादि अटेंड किए हैं, वो सब उनसे परिचित हैं। तो अभी वो NDMA यानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर थे और जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के चांसलर भी थे, और ये पहले 15 कोर यानी कि जो चिनार कोर बताई जाती है ना, जिसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है,
उस चिनार कोर के GOC रहे हुए हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग। तो बहुत बड़ा उनका एक्सपीरियंस है, विशेषकर कश्मीर वैली में, और NDMA में भी उनका जो कार्यकाल है वो बड़ा अच्छा रहा है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब को उनका जो टेन्योर है वो पूरा बचा हुआ, यानी कि उनका जो 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ केरला में, उसके बाद उनको बिहार में अपॉइंट किया गया, तो वो कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। उनसे रेजिग्नेशन भी नहीं लिया गया। जैसे CV आनंद बोस हैं वेस्ट बंगाल के, उनके बारे में समाचार आया कि उन्होंने रिज़ाइन किया है। आपने आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में कोई समाचार सुना? नहीं सुना। तो मैं अब इस पे जो मेरा जो अनुमान है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा इसमें हमने जो जानकारी इकट्ठा की है उसमें संभवतः ये लग रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब को कोई अन्य बड़ा दायित्व दिया जा सकता है, कोई अन्य बड़ा दायित्व दिया जा सकता है। और वो अन्य बड़ा दायित्व क्या हो सकता है, इस बारे में आप लोग भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और हमें लिखिए कि भाई आप क्या सोचते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान साहब को क्या और नया बड़ा दायित्व दिए जाने की संभावना है। जिन लोगों ने मुझको मैसेज करके जो संभावनाएं व्यक्त की है, उसमें ये भी व्यक्त किया गया कि भाई उनको धर्मेंद्र प्रधान की जगह लगाया जा सकता है, क्योंकि वो एक स्कॉलर है और वो जो हिंदुत्व ब्रिगेड है उसके साथ में उनकी विचारधारा काफ़ी मेल खाती है, और वो वहाँ पर जाके बहुत सारे ऐसे सुधार कर सकते हैं जिससे कि UGC का मैटर जो है उसको संभाला जा सके, और जो काउंटर दिया जाना है कोर्ट में वो काउंटर ठीक से दिया जा सके। चलिए, ये एक स्पेक्यूलेशन है, मैं पूरी तरह से आपको बता दूं, ये मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, जो लोगों ने मुझको सूचना दी है कमेंट इत्यादि करके, मैं उसी के आधार पे बोल रहा हूँ। तो इसको किसी भी तरह से ये मत लीजिएगा कि मेरे पास कोई अंदर की खबर है और मैं अंदर की खबर शेयर कर रहा हूँ। ये एक इन्फॉर्म्ड स्पेक्यूलेशन भर ही है। लेकिन जो सीधी सीधी जो बात दिख रही है वो ये दिख रहा है कि भाई RN रवि, XIB डायरेक्टर RN रवि साहब जो है, जिन्होंने तमिलनाडु में DMK की खटिया खड़ी कर रखी थी, उनको गवर्नर बना दिया गया है पश्चिम बंगाल का, और ममता जी इससे अत्यधिक व्यथित है, अत्यधिक व्यथित है। और उन्होंने तो ये भी अनाउंस कर दिया कि आज से यानी 6 तारीख से वो अनशन करेंगी, वो आमरण करेंगी या क्रमिक करेंगी या सवेरे से शाम करेंगी या सांकेतिक करेंगी या क्या करेंगी, लेकिन वो जो है वो अनशन करेंगी, मतलब वो एक प्रोटेस्ट करेंगी इसके विरुद्ध। क्योंकि उनका कहना है कि भाई गवर्नर अपॉइंट करने से पहले एक परंपरा चली आई है कि गवर्नर अपॉइंट करने से पहले जो चीफ मिनिस्टर है उसको कंसल्ट किया जाता है। अच्छा, कंसल्ट किया जाता है, जो मतलब है कि उसका ओपिनियन पूछा जाता है, उसका ओपिनियन जो है उसको वेट दिया जाए या ना दिया जाए, या उसको ओपिनियन माना जाए या ना माना जाए, यह आवश्यक नहीं होता है, और गवर्नमेंट अपने हिसाब से फिर अपॉइंट कर देती है। कई बार ऐसा हुआ है कि मना करने के बावजूद अपॉइंट किए गए। कंसल्टेशन का मतलब है आपसे बातचीत कर ली, आपसे बातचीत करने में फिर आपका मत ले लिया। अब उस मत को माने या ना माने ये केंद्र सरकार की मर्जी। तो RN रवि आ गए हैं। RN रवि जो है वो एक स्पाई मास्टर है। स्पाई मास्टर का मतलब ये हुआ कि भाई जो भी इंटेलिजेंस की जो इन्फॉर्मेशन जो आती है उसको वो अच्छी तरह से इंटरप्रेट करने में सक्षम है। उनके पास और भी सोर्सेज हैं, उनके अपने खुद के सोर्सेज हैं, इत्यादि इत्यादि। तो आखिरकार ये चेंज क्यों किया गया? CV आनंद बोस ये जो थे वो बहुत जुझारू, तो क्या कहे, मतलब वो पहले धनखड़ हुआ करते थे, इनसे पहले जगदीप धनखड़ जी। तो जगदीप धनखड़ जी तो रोज़ ही लड़ा करते थे ममता बनर्जी से, लेकिन उनके जो लड़ने का जो तरीक़ा था वो बड़ा क्रूड था। उसके बाद फिर आनंद बोस जी आए। वो आनंद बोस जी जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में, मतलब जो
जिस तरह से धनखड़ साहब जो है चल के पहुंच जाया करते थे एज चांसलर, अपोजिशन होने पे भी, प्रोटेस्ट होने पे भी वो जाके घुस जाते थे और सब पूरा एक वहाँ पर जो वितंडा खड़ा हो जाता था उससे कोई घबराते नहीं थे। इस तरह का सीवी आनंद बोस ने नहीं किया। यद्यपि कई बार उन्होंने ममता दीदी को चिट्ठियाँ भी लिखी और उनसे जो है असहमति भी की, और भी कई स्थानों पे जैसे आपको ध्यान हो संदेश खाली इत्यादि में वो विजिट भी किया जिसको सरकार ने पसंद नहीं किया। ये सारे काम उन्होंने किए, लेकिन मुझे लगता है कि RN रवि के बराबर तो भाई वो नहीं कर पाए, क्योंकि RN रवि ने तो पूरी तरह से आप देखिए DMK की एक तरह से खाट खड़ी कर रखी थी, बिल्कुल खाट खड़ी कर रखी थी। तो अब यहाँ क्यों लाया गया? क्या ममता दीदी की खाट खड़ी करनी है? अब ममता दीदी की खाट खड़ी करने में अब क्या कसर बाकी है? क्योंकि ममता दीदी जो है वो तो अब 2-4 दिन की मेहमान है। 2-4 दिन में वहाँ पर इलेक्शन डिक्लेयर हो जाना है। 2-4 दिन इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में ममता दीदी के हाथ से सारी पावर वैसे ही चली जानी है। SIR की जो सारी पावर है वो थोड़ा बहुत उनके अधिकारी जो बैठे हुए थे इलेक्शन कमीशन के कहने पर, जो उन्होंने लोगों को डिप्यूट करवाया था वो थे तो उनके ही अधिकारी, तो वो तो उनकी बात सुन लिया करते थे। अब ममता दीदी ने थोड़ा ओवर रीच किया, थोड़ा ओवर स्मार्ट प्ले किया, तो ममता दीदी के सर पे अब सारे के सारे जुडिशियल ऑफिसर बैठ गए और वो कह रही है कि भाई हमारे भवानीपुर में तो मैं 56,000 से जीती थी और 44,000 नाम काट दिए गए हैं और 14,000 जो है वो अंडर डिस्प्यूट है, तो फिर मैं यहाँ चुनाव लड़के क्या करूँ? ये स्थिति है। 60 लाख से ऊपर नाम जो है वो अंडर डिस्प्यूट है और एडजुडिकेट किए जाएंगे। एडजुडिकेट ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए जाएंगे जिनके ऊपर ममता दीदी का रंच मात्र भी नियंत्रण नहीं है। तो फिर क्या होगा? वैसे तो फाइनल रोल डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन अगर ये डिस्प्यूट इत्यादि रिजॉल्व नहीं हुए तो क्या जो इलेक्शन है वो हो पाएगा? क्या ममता दीदी भी ऐसे इलेक्शन को होने में व्यवधान नहीं डालेंगी? यदि व्यवधान डालेंगी, RN रवि साहब आ गए ना। प्रेसिडेंट्स रूल के लिए जो भी और चीज़ें आवश्यक थीं वो तो है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त एक ऐसा गवर्नर भी आ गया है जो एक पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर है। सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।